हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने रिकमेंड भी किया था कि आपको एमसीक्यू पढ़ना है। तो देखिए, हमारा जो एग्जाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, 80% क्वेश्चन वहीं से रिपीटेड होते हैं। अकेला अंतर कितना होता है कि पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया जाता है ना, उसका रीजनिंग क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो 80% कैसे रिपीटेड होते हैं? अगर आप प्रीवियस 15 से 20 साल के क्वेश्चन आप कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं, तो उन 10, 12, 15 हजार क्वेश्चन में से आपके 80 क्वेश्चन रिपीट वाले मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक एक पेपर को, ये BHU 2000 का पेपर हम आज क्लास में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ज्यादा रहने के कारण इसको हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे, है ना। एक एक पार्ट में, इसमें टोटल 129 क्वेश्चन है, तो 60-70 करके हम इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। अब इसमें पहले पार्ट में मैं आपको 70 क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। 70 क्वेश्चन मतलब 70 क्वेश्चन नहीं, है ना, मतलब 60 क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। तो केवल 60 क्वेश्चन हमको आंसर आंसर याद नहीं करना, हमको एक थ्योरी के तरीके से इसको पढ़ना है। मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपके, अगर एक 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आपके 400 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं ना। 400 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड जितनी भी सिमिलैरिटी यहाँ पर आएंगी हम उसको भी साथ साथ पढ़ेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अभी करना चाहते हैं, तो पर डे आप एक एक पेपर को मेरे साथ सॉल्व करते चलिएगा। इससे आपको एक पेपर के साथ साथ 400 या 500 क्वेश्चन तैयार होंगे। इसमें विथ कोड के हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, इसका पूरा सीरीज आपको हमारे पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप है, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इसकी सारी सीरीज आपको अवेलेबल आगे जाके हो जाएगी। आज हमारा फर्स्ट डे है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। BHU 2000 का पेपर, पहला क्वेश्चन है, जहां पर कोड बनाना पॉसिबल नहीं है ना, जहां पर मॉडर्न के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमको ओनली समझना रहता है, वहां पे आप केवल समझ के ही याद करेंगे, है ना, वहां पे कोई आपको रटना नहीं है। ठीक है, विच वन इज रिलेटेड विथ सेल मीडिएट इम्यूनिटी। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि सेल मीडिएट इम्यूनिटी में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन रिलेटेड होता है? तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट और कम्प्लीमेंट्री सिस्टम। तो इसमें टी लिम्फोसाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेजेड द्वारा चरक पर की गई टीका का नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, दीपिका, पंजिका, निरंतर पद व्याख्या, चरक उपस्कार। इसका सही आंसर क्या है? निरंतर पद व्याख्या। अब इसके 3 ऑप्शन और बचे हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो निरंतर पद व्याख्या जेजेड की है, सन कौन सा है? 9वीं सदी है। याद कैसे करते हैं हम इसको? जेजेड को आपने क्या पढ़ लिया? जय पढ़ लिया, है ना। जय, किसकी जय हो? निरंतर भगवान की जय करते हैं, है ना, हम भगवान को निरंतर प्रणाम करते हैं। तो निरंतर जय हो, किसकी? भगवान की। हाँ, तो निरंतर से निरंतर पद व्याख्या, जय से हो जाएगा जेजड। काल कौन सा है? 9वीं सदी। पंजिका, ये किस पर टीका है? तो ये चरक संहिता पर टीका की है। वैसे जेजड ने पूरा बृहत्त्रयी पर टीका किया हुआ है। ठीक है, संस्कृत टीकाकार है, पूरा बृहत्त्रयी, चरक, सुश्रुत, बागभट्ट तीनों पर टीका की है। अब पंजिका, तो पंजिका के कौन है? स्वामी कुमार है। पंजिका स्वामी कुमार है, 7वीं सदी है इनका काल। डायरेक्ट ही याद करते चलो। तो पंजिका मतलब पंजरी, पंजरी जानते हैं ना, जब जन्माष्टमी आती है उस पर हम पंजीरी बनाते हैं, धनिया शक्कर वगैरह मिला के बनाते हैं, स्वामी के लिए चढ़ाते हैं ना, तो पंजीरी स्वामी के लिए चढ़ाते हैं। तो स्वामी कुमार हो गया। काल, भगवान के कितने अवतार थे? 7 अवतार थे, तो 7वीं सदी आपको याद रहेगा। चरक उपस्कार, चरक उपस्कार किसकी है? योगेंद्र नाथ सेन की, योगेंद्र नाथ सेन। तो कोड बना लो डायरेक्ट, योग योगी,
जो लोग योगी होते हैं, योग करने के कारण मतलब योग करके किसी और के लिए उपकार करते हैं, किसी का धन्य करते हैं, है ना। जो योग करते हैं, योगी महाराज होते हैं, वो परोपकार करते हैं। तो चरक उपस्कार का हमने उपकार ले लिया। काल कितना है इनका, 19वीं सदी है, ठीक है, काल 19वीं सदी। फिर आता है दीपिका। दीपिका के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर ले। देखिए मैंने पहले भी बोला है कि हम एक बार पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेते हैं, भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पढ़ाई वैसे ही करना है जैसे आपको याद हो जाए, है ना। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब क्या बोलूं मैं, कि मेरा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर बता दिया, वो मोटो नहीं है। आपको डिटेल में पढ़ाना है ताकि आपको एक के साथ साथ चार चार चीजें, उससे ज्यादा चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। तो दीपिका, पहले तो मैं आयुर्वेद दीपिका के बारे में बताऊंगी कि जो आयुर्वेद दीपिका है, आयुर्वेद दीपिका किस पर लिखी है, चरक संहिता पर। इससे थोड़ा सा एक रिलेटेड फैक्ट है, वो भी पढ़ेंगे। चरक संहिता पर लिखी है, किसने लिखी है, चक्रपाणी ने लिखी। बड़ी इंपॉर्टेंट टीका है, जो हम पढ़ते हैं वो यही है ना। चक्रपाणी की जो टीका आती है वो यही है, आयुर्वेद दीपिका, चक्रपाणी ने 11वीं सदी में लिखी है। फिर हम शारंगधर संहिता पर आते हैं। शारंगधर संहिता में 3 टीकाएं आती हैं, एक दीपिका नाम से, ठीक है, एक खुद आयुर्वेद दीपिका नाम से आती है, आयुर्वेद दीपिका नाम से भी आती है, और एक और टीका है इनकी गुणार्थ दीपिका, है ना, गुणार्थ, गुणार्थ दीपिका। तो दीपिका के रचयिता कौन है, आढ्यमल है, आढ्यमल। आयुर्वेद दीपिका को ही एक नाम और जाना जाता है गुणांत दीपिका, गुणांत दीपिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके जो रचयिता हैं कौन है, काशीराम है, काशीराम है। और नहीं सॉरी, काशीराम नहीं है ना, कौन है, रुद्र भट्ट है, रुद्र भट्ट। गुणार्थ दीपिका के रचयिता है, इसके हैं काशीराम, काशीराम। इन तीनों का काल भी साथ में याद कर ले, अब इनकी बात आई है तो। दीपिका काल है 14, बाकी सबका 17 है। इसका काल है 14वीं सदी, बाकी इन दोनों का काल कौन सा है, 17वीं सदी है। अब याद कर लेते हैं। तो दीपिका नाम से आएगा, तो यहाँ पर जो दीपिका टीका है वो शारंगधर संहिता पे है, किसने लिखी है, आढ्यमल ने लिखी है। तो रट लो, कोड बना लो कि दीपिका नाम की कोई लड़की है, उसके पास बहुत पैसा है। तो आढ्यो रोगी आपने पढ़ा था ना, आढ्य मतलब पैसा वाला, दीपिका बहुत पैसे वाले घर की लड़की है। आयुर्वेद दीपिका को गुणांत दीपिका। फिर आप बोलोगे मैम आयुर्वेद दीपिका अगर आएगी तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, वो चरक पर भी है और इस पर भी है, शारंगधर पर। तो प्रायोरिटी आप चरक को देना, चरक ऑप्शन में नहीं है तो शारंगधर लगाना, क्योंकि आयुर्वेद दीपिका अगर है, चरक ऑप्शन में नहीं है, तो आप शारंगधर लगा सकते हो। वैसे शारंगधर में गुणांत दीपिका नाम से ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो गुणांत, अंत को अंत पढ़ लो। अंत, जब यज्ञ का विध्वंस हो गया था, भगवान शंकर को नहीं बुलाया था ना दक्ष ने, तो जब उनका अंत हो गया था यज्ञ का, तो उन्होंने रुद्र रूप धारण कर लिया था। तो अंत में रौद्र रूप धारण कर लिया था, तो याद रहेगा कि गुण अंत का रुद्र है और गुण अर्थ का क्या है, क्योंकि अंत और अर्थ बहुत सिमिलर है, इसीलिए हमने अर्थ बढ़ दिया, है ना। अर्थ मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे कुछ पुराण हैं, है जिसमें बहुत सारे अर्थ छिपे हुए हैं, हमने उसको जाके काशी में प्रवाहित कर दिया, है ना। तो अर्थ को कहां पर प्रवाहित कर दिया, काशी में जाके क्या है, अर्थ में गड़ा दिया या प्रवाहित कर दिया। तो अर्थ का काशीराम हो गया, अंत का रुद्र भट्ट हो गया। तो एक क्वेश्चन के साथ हमने 5-6 क्वेश्चन और तैयार कर लिए, ठीक है। अगला आता है कालखंडा। कालखंडा किसका पर्याय है, तो कालखंडा पर्याय होता है यकृत का। सही आंसर इसका क्या है, यकृत है।
तो याद कर लो कि जो यकृत मतलब लीवर, लीवर में क्या होते हैं, लोब होते हैं। लोब को क्या बोलते हैं, हिंदी में खंड बोल दिए, राइट है लेफ्ट है, ये क्या है, खंड है ना। तो कालखंडा लीवर का हो गया। अग्नाशय को क्या बोलते हैं, अग्नाशय को कालियक बोला जाता है। और कालियक किसको बोलते हैं, कालियक होता है पर्याय वृक्क का। तीन चीजें याद हो गई। अब देखो खंड का मैंने कोरिलेट करवा दिया कि लिवर में लोब्स होते हैं, लोब को हम यकृत बोलते हैं। अगर हम कोई भी चीज को अग्नि में डाल देते हैं, हमने स्वर्ण को, सोने को, गोल्ड को अग्नि में डाला तो वो काला पड़ जाता है, तो काली पड़ जाती है कोई भी वस्तु, तो काली अग्नि में डालने पर, तो अग्नाशय को कालियक बोलते हैं। और कालियक जो ए वाली मात्रा है, कालियक उसको किसको बोलते हैं, वृक्क को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का क्वेश्चन। बाघभट्टी के अनुसार साधक पित्त का स्थान क्या है, तो साधक पित्त का स्थान होता है हृदय। कंफ्यूज नहीं होना, जिस पर मैंने टिक का मार्क किया है मतलब उसका, उस क्वेश्चन का सही आंसर वो है, उसके अलावा हम बाकी को एक्सप्लेन करते हैं, किसी में मैं ऐसा टिक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो साधक पित्त का स्थान हृदय है। याद कैसे कर लेंगे हम कि जो साधु लोग होते हैं उनका हृदय, या फिर साधु लोग अपने हृदय से ही साधना करते हैं, है ना, साधु हृदय से साधना करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाघभट्ट का 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आमाशयो रंजनम रस रंजनात्, ऐसे करके श्लोक आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघभट्ट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या होता है। रंजक पित्त का स्थान बाघभट्ट ने आमाशय बोला है, आमाशय और रंजनम रस रंजकात् करके आता है, जबकि अन्य आचार्यों ने रंजक पित्त का स्थान किसको बोला है, यकृत को बोला है, प्लीहा को बोला है। किसी किसी ने यकृत बस बोला, उसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अन्य आचार्य ने यकृत प्लीहा बोला, ओनली बाघभट्ट ने आमाशय बोला। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब क्या है, सिर है। सिर में कौन सा कफ रहता है, तो तर्पक कफ रहता है। तो याद कर लेना कि हमारे सिर में हमको तर्पण की जरूरत पड़ती है। और तर्पण जो प्रोसेस करते हैं कहाँ करते हैं, आंखों में करते हैं, जो कि सिर के पास में ही है, याद रहेगा। संधियों में कौन सा कफ होता है, संधियों में श्लेषक कफ होता है ना। संधियों में संश्लेषण का काम होता है, हमको वहां पर फ्लूइड की, म्यूकस की जरूरत पड़ती है संधियों में, तो श्लेषक कफ का स्थान हो गया संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से हिंज ज्वाइंट है तो कौन सा है, जानु संधि है, खुरपर संधि, अंगुष्ठ संधि है। इसका सही आंसर क्या है, सभी। तो हिंज ज्वाइंट क्या है, मतलब जो एक ही साइड मूवमेंट करता है ना। हमारी खुरपर संधि एक ही साइड ऐसे मूवमेंट करती है, इसमें रोटेशन नहीं होता ना, वो अलग टाइप का, वो रेडियस अल्ना में रोटेशन होता है। ठीक है, ऐसे ही जानु संधि है, पैर ऐसे ऐसे बस होता है। ठीक है, और अंगुष्ठ भी ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका दूसरा मूवमेंट नहीं होता ना। तो इन सभी में 5th नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या है, सभी। ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स को कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, तो टॉन्सिल्स को इस ऑप्शन में है लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है। इसके अलावा टॉन्सिल्स को और आर्टरी सप्लाई होती है, कभी एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है इसका, लिंगुअल आर्टरी। अब डुअल ब्लड सप्लाई, ये तो बहुत, जब नीट की तैयारी भी करते तब से पढ़ के आ रहे कि दोहरा रक्त परिसंचरण कौन से ऑर्गन में मिलता है, तो डुअल ब्लड सप्लाई इज फाउंड इन पैंक्रियास, ड्यूोडेनम, स्टमक, लिवर। तो लिवर में डुअल ब्लड सप्लाई मिलता है। कौन कौन सा मिलता है, तो एक होता है हेपेटिक आर्टरी से, और दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल वेन, है ना। तो 2 से होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, डुअल ब्लड सप्लाई लिवर में होता है। कंडक्शन विल बी मैक्सिमम एट द साइट ऑफ, कंडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो कंडक्शन नर्व एंडिंग पर,
नर्व फाइबर पर, न्यूक्लियस पर, या फिर सिनेप्स पर। तो सबसे ज्यादा नर्व कंडक्शन कहां पर मिलता है, मतलब कंडक्शन मैक्सिमम कहां मिलता है, सिनेप्स पर। सिनेप्स मतलब क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व्स। ठीक है, जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल लिख लेंगे यहां पे, जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल। जहां पर जंक्शन होता है उसको सिनेप्स बोलते हैं, वहां पर कंडक्शन सबसे ज्यादा मिलता है। प्रत्यंगों की संख्या कितनी होती है, तो आचार्य चरक के अनुसार प्रत्यंगों की संख्या कितनी है, 56 होती है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, 56 है। आचार्य सुश्रुत की कितनी होती है, तो आचार्य सुश्रुत में अगर आप 56 में 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, तो 61 किसकी है, आचार्य सुश्रुत की है। और भाव प्रकाश की कितनी है, भाव प्रकाश की कितनी है, काश्यप की कितनी है, और एक गर्भोपनिषद आते हैं, गर्भोपनिषद। ठीक है, तो काश्यप जी की कितनी है, पीछे से याद करोगे, है ना, 7-8 साल का बच्चा भागने दौड़ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगता है, तो 7-8 मतलब 87 याद करोगे। भाव प्रकाश की कितनी होती है, भाव प्रकाश की होती है 38, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं देख के बताऊंगी, है ना। और गर्भोपनिषद की कितनी होती है, 29। इसको थोड़ा पेंडिंग में छोड़िएगा, जब याद आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, 29 तो गर्भोपनिषद के अनुसार होती है 29। ऐसे याद कर लेना कि गर्भ का पता दूसरे महीने में चलता है और 9 महीने तक वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, रस का रंजन कर्म किया जाता है, तो रस का रंजन किसके द्वारा करते हैं हम, रंजक पित्त के द्वारा करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है। साधक पित्त कहाँ रहता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, हृदय में रहता है। भाजक पित्त कहाँ रहता है, त्वचा में रहता है। पाचक पित्त कहाँ रहता है, तो अमाशय पक्वाशय के मध्य में, या अमाशय जो उसका मिडिल स्थान है वहां पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11 नंबर का, चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता कौन है, तो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता 3rd नंबर का ऑप्शन सही है, स्वयं चरक है, क्योंकि चरक संहिता 4 स्टेज में लिखी है, आद्योपदेष्टा, फिर वहां पे तंत्रकर्ता, प्रतिसंस्कर्ता, संपूरकता। आद्योपदेष्टा पुनर्वसु आत्रेय है, तंत्रकर्ता अग्निवेश है, प्रतिसंस्कर्ता चरक है, संपूरकता क्या है, दृढ़बल है। तो प्रतिसंस्कर्ता ये कौन हो गए, संपूरकता हो गए। ठीक है, और जो 2 आचार्यों का नाम यहाँ पर दिया है ये कौन है, ये टीकाकार है, चरक पर भी किए हैं, सुश्रुत संहिता पर भी किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता में कितने स्थान हैं और कितने अध्याय होते हैं, तो सभी को पता है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें 8 स्थान है, टोटल 120 चैप्टर है, तो पूरा बृहत्रयी में 120 चैप्टर ही है। चित्त की भूमिया और चित्त वृत्तियां कितनी होती है, तो बस रटने वाली चीजें हैं ना, भूमि भी वृत्ति भी दोनों की दोनों कितनी होती है, 5 होती, तो हमारा 4th नंबर का ऑप्शन सही है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अस्थियों की संख्या कितनी है, तो आचार्य सुश्रुत ने अस्थियों की संख्या कितनी बोली है, 300 बोली है। अब यहाँ पर जो 206 लिखा है वो किसका है, वो आधुनिक मतानुसार है। 360 किस किस का है, तो चरक जी का, काश्यप जी का और बागभट्ट जी का। ठीक है, इन तीनों आचार्य ने कितना कितना बोला है, 360 बोला, 400 किसी का नहीं है, तो ना उसको डिस्कस नहीं करेंगे। दशविध रोगी परीक्षा का वर्णन चरक जी ने कहां पर किया है, तो चरक विमान स्थान के 8वें चैप्टर में दशविध परीक्षा का वर्णन आता है ना, रोगी की परीक्षा है जो। तो यहां से क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, पहला तो रेफरेंस के लिए, दूसरा जो दशविध परीक्षा है वो किसकी परीक्षा है, रोगी की परीक्षा है कि रोगी की परीक्षा है, तो रोगी की परीक्षा है ना। प्रमाण, प्रकृति, विकृति, सार, संगणन, प्रमाण, तत्व, सात्म, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और बल, ये जो 10 परीक्षाएं हैं ये हम रोगी की करते हैं। ठीक है, चरक के अनुसार भूधात्री किसका पर्याय है,
तो आचार्य चरक के अनुसार भूधात्री किसको बोला जाता है? भूमि आमन की नाम से समझ में आ रहा है, भू और भू से मैच कर लेना, भूधात्री भूमि आमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, ब्लड फ्लो ऑफ विच ऑर्गन इज नॉट रिड्यूस ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसमें एक्सरसाइज के दौरान ब्लड सप्लाई रिड्यूस नहीं होता, कम नहीं होता है? तो कौन सा है? किडनी है, हार्ट है, लंग है या ब्रेन है? तो ऐसा ऑर्गन ब्रेन है जिसमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर का, एस्प्रिन की खोज किस सन में हुई थी? एस्प्रिन की खोज देखिए, जब आप पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन भी सर्च करते तरह कई सन उसमें दिए हुए हैं, है ना। पारिक में जो क्वेश्चन आया है उन्होंने 1899 माना है सही इसका। अगर और सही इसके आंसर पे जाएं तो 1898 है ना, ये भी आप लिख लीजिए। बाकी इसमें बहुत सारे 1870 भी दिया हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये वाला आंसर लगाएंगे। रक्त की उपधातु क्या है चरक के अनुसार? तो आचार्य चरक ने 4 की ही उपधातु मानी है, स्तन्य आर्तो, कंडरासिरा, मांसा, त्वचा और स्नायु। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले रस की उपधातु क्या है? रस की उपधातु स्तन्य आर्तो। रक्त की क्या है? सही आंसर इसका थर्ड है, कंडरा और सिरा। याद ऐसे कर लो कि स्तन्य भी लिक्विड है, आर्तो भी लिक्विड है, रस भी कैसा है। फिर आप बोलोगे मैडम रक्त भी तो लिक्विड है ना, उसको हम कैसे याद करेंगे कि सिराओं में क्या बहता है? रक्त बहता है। सिराओं में, वेन्स में रक्त बहता है। तो सिरा, कंडरा दोनों रारा वाले में रक्त याद कर लीजिएगा। और मांस बसा, मांस का बसा और त्वचा, ये मांस का है, स्नायु किसका है? ये मेद का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मन। मन क्या है? ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है कि उभय इंद्रिय है? तो आप जब पढ़ते हो तर्क संग्रह, तर्क संग्रह ने मन को क्या बोला है? उभय इंद्रिय। इसका सही आंसर ये होता है। ठीक है, लेकिन आप जब चरक संहिता पढ़ते हो, चरक जी ने मन को अतीन्द्रिय बोला है, अतीन्द्रिय बोला है मन के लिए। हारिक के मतानुसार बुद्धि का पंच भौतिक संगठन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। जिसका सही आंसर क्या होगा? वायु पृथ्वी आकाश है, पृथ्वी आकाश है, अग्नि आकाश है। सही आंसर इसका क्या है? आकाश है। याद कर लेना, वो बोलते हैं ना खाली घर भूतों का वहां पे डेरा हो जाता है। तो बुद्धि अगर आपकी खाली है, खाली मतलब क्या होता है? आकाश। तो बुद्धि आकाश। निम्न में से साक्षी क्या है? आप कितना ही बुरा काम कर लो, अच्छा काम कर लो, किसको पता होता है? मन को नहीं पता होता, आत्मा को पता होता है। आत्मा के संदर्भ में एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन आता है, नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। आत्मा सब देखती है, हाँ, तो वही साक्षी है। तो ये आत्मा के लिए आता है चरक संहिता में। तो इसका सही आंसर आत्मा है। सभी अग्नियों में कौन सी अग्नि प्रधान होती? सभी लोग को बहुत अच्छे से पता है, जठराग्नि ही सभी अग्नियों में प्रधान अग्नि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन इज कंसिडर्ड एज हेल्पर सेल? तो टी लिम्फोसाइट, सेल मीडिएट भी टी लिम्फोसाइट था, हेल्पर भी टी लिम्फोसाइट ही है। सही आंसर इसका फर्स्ट होगा। हार्ट रेगुलेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। देखिए अभी मैंने पढ़ के सुनाया तो मैंने हार्ट को क्या पढ़ लिया था? हीट पढ़ लिया था। देखो थोड़ा सा ही अंतर है, हीट ऐसा लिखा जाता है, हार्ट ऐसा लिखा जाता है। यहाँ पर बस आर का अंतर होता है, एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है जल्दबाजी में, है ना। हार्ट को हार्ट पढ़ना, हीट नहीं पढ़ना, क्योंकि हीट का जो रेगुलेशन सेंटर होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, और हार्ट का रेगुलेशन सेंटर कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका सही आंसर सेकंड होगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, जितने भी विसरा होते हैं ना, उनकी कंट्रोलिंग पावर पूरा कंट्रोल करता है मेडुला ना। रेस्पिरेटरी हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ये सारा सेंटर मेडुला में होता है। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर
तो जितना विश्राम ना, जितने इमोशंस वगैरह यहाँ नहीं है, वो लिम्बिक सिस्टम में आता है। तो वोमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के सीटीजेड में। ये कहाँ होता है? ये सीटीजेड होता है मेडुला। कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो सीटीजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है, जो हमारी वोमिटिंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वोमिटिंग सेंटर जो हम वमन प्रोसेस कराते हैं ना पंचकर्मा में, उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वमन चाहे वोमिटिंग हो चाहे वमन हो, है ना, दोनों के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। बाई सॉल्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। तो वाई सॉल्ट किससे बनती है? तो इसका सही आंसर क्या है? कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, 28 नंबर का क्वेश्चन, रसो निपाते, श्लोक ही याद होगा आपको, रसो निपाते द्रव्याणाम, रस का ज्ञान किससे होता है? निपात से होता है। फिर कर्म निष्ठया, विपाको कर्म निष्ठया, पढ़ा है आपने, विपाको कर्म निष्ठया, विपाक का ज्ञान कर्म से होता है। और वीर का ज्ञान किससे होता है? वीर का ज्ञान दोनों से होता है, निपात से भी होता है और अधिवास से भी होता है ना, निपात अधिवास से वीर का ज्ञान। पूरा चरक का श्लोक है। सर्वाधिक तिक्त द्रव्य होगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर ध्यान देना। आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा तिक्त द्रव्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है? कुटकी है। निम्ब काल मेघ पटोल नहीं है। पहला ऑप्शन आपने निम्ब देखा और वही लगा देते हो। क्यों लगा देते हो? क्योंकि आपको दातुन का श्लोक याद रहता है, निम्बश्च तिक्त के श्रेष्ठा, कषाय खदिरस तथा, मधुको मधुरे श्रेष्ठा, करंजा कटुके तथा, वो अलग चीज है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार तिक्त रस में श्रेष्ठ धातुन कौन सी है, तिक्त रस में श्रेष्ठ धातुन आपसे पूछेगा तो आप निम्ब लगाना, नीम लगाना। आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है कि तिक्त द्रव्य कौन सा है सर्वाधिक तिक्त। धातुन की बात आई है तो सारी धातुन के बारे में डिस्कस ही कर ले। तो तिक्त रस में निम्ब होती है, कसाय रस में श्रेष्ठ जो होता है वो खदीर होता है। ठीक है, मधुर रस में जो श्रेष्ठ होता है वो मधुक होता है, महुआ होता है। ठीक है, और करंज कटुकी तथा, कटु रस में जो श्रेष्ठ है वो क्या है? करंज है। याद हो जाएगा, खदीर का सैलाब होता है, मधु मधु सेम सेम है, का से करंज, का से कटु। नेक्स्ट आता है, प्रयोगानुसार द्रव्य को कितने भागों में बांटा है। थोड़ा सा इस पे मैं डिस्कस करूंगी, टाइम लगेगा। प्रयोग के अनुसार आचार्य चक्रपाणी ने 2 प्रकार के द्रव्य बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? इसका सही आंसर पहला वाला होगा, उन्होंने बोला है आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। ये प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के द्रव्य हैं। बागभट्ट जी ने इनको डिटेल किया है कि जो आहार द्रव्य होता है उसका पाचन काल कितना होता है? 4 याम होता है। 1 याम मतलब 3 घंटे, 3×12 मतलब टोटल आवर्स कितना हो जाएगा? 12 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, औषध का जो पाचन काल है बागभट्ट जी ने बोले हैं कि 2 याम होता है। तो आहार का जस्ट हाफ होता है औषध का पाचन काल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये लिख लेंगे, पाचन काल किसने बताए हैं? बागभट्ट ने। ये हमने प्रयोग के आधार पर देख लिया। थोड़ा सा खाली पेज लेके जरा लिख लो फटाफट। बहुत सारी चीजें आप पढ़ते हो। पहले आप पढ़ते हो द्रव्य के प्रकार कितने होते हैं? कितने? 2 होते हैं। कौन से? एक कारण द्रव्य होता है और एक कार्य द्रव्य होता है। जो कारण द्रव्य होते हैं वो 9 होते हैं, कार्य द्रव्य होते हैं वो 2 होते हैं। जो कारण द्रव्य है, आपसे क्वेश्चन पूछा द्रव्य के प्रकार, 2 लगाइएगा। प्रयोग के आधार पर 2 लगाइएगा। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि द्रव्य के कारण द्रव्य कितने होते हैं, तो कारण द्रव्य कितने हैं? 9। खादिन्यात्मा मनहा कालो दिशस् द्रव्य संग्रह पंच महाभूत। ठीक है, खादि पंच महाभूत, आत्मा मन काल दिशा, 9 हो गया। कार्य द्रव्य कौन से होते हैं? चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य।
इंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम। जिसमें इंद्रियां हो, इंद्रिया तो चेतन होता है, जिसमें इंद्रिया ना हो वो अचेतन होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रभाव के आधार पर या कर्म के आधार पर। प्रभाव कर्म एक ही चीज है, कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपने पढ़ा है किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर। लिख लेंगे किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर। ये 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनता है योनि भेद से। योनि भेद से द्रव्य कितना होता है, तो 3 होता है। कौन कौन सा होता है, स्थावर होते हैं, जांगम होते हैं और पार्थिव होते। पार्थिव मतलब जो जमीन से निकलते हैं, जांगम मतलब हमको जो जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, स्थावर मतलब जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कितनी सारी चीजें हमने लर्न कर ली साथ में। अब द्रव्यगत पदार्थों की संख्या, ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में। द्रव्यगत पदार्थों की संख्या आपसे पूछे तो कितनी होती है, 7 होती है ना। रस गुण विपाक प्रभाव कर्म जो 7 है वो। अगर आपसे पूछे कि पदार्थ कितने होते हैं भाई साहब, तो पदार्थ कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से हैं, है ना, कौन कौन से हैं, शरत के अनुसार कौन से हैं, एसवीजी डीके सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय होता है। ऐसे वैशेषिक दर्शन ने अलग क्रम बताया है इनका, तो वो शत पदार्थ है। औषधि अपना प्रभाव डालती है, इसी कारण से इसको औषध नाम बोला गया। तो औषधि किस पर प्रभाव डालती है, रोगी पर तो नहीं डालती ना, किस पर डालती है, रोग पर। तो 32 का सही आंसर हमारा कौन सा होगा, रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 कषाय रस सेवन का परिणाम होगा वात की वृद्धि, वात पित्त का प्रकोप, कफ का प्रकोप नहीं होगा भी। कफ का प्रकोप क्यों, कफ का शमन करता है, पित्त का भी शमन करता है। सही आंसर इसका वात वृद्धि होगा। कषाय रस वात का प्रकोप करता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 34 इन मसल्स ग्लूकोज इज सप्लाई इन विच फॉर्म। मसल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में सप्लाई होता है। नीट के एग्जाम अब तैयारी किए थे सब, बहुत बार पढ़े होंगे कि ग्लाइकोजन के फॉर्म में मसल्स को सप्लाई किया जाता है ग्लूकोज। वेदोत्पत्ति अध्याय किस संहिता में है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो वेदोत्पत्ति सुश्रुत संहिता का चैप्टर है, सुश्रुत सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर वेदोत्पत्ति नाम से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द्रव्यगत वीर्य है, द्रव्यगत वीर्य एक्टिव प्रिंसिपल पोटेंसी दोनों। तो द्रव्यगत वीर्य दोनों में आता है, एक्टिव प्रिंसिपल भी होता है, पोटेंसी भी इसके अंदर होता है। गुणों के आधार पर विपाक की संख्या कितनी होती है, तो गुणों के आधार विपाक की संख्या 2 होती है। कौन बताए हैं, आचार्य सुश्रुत बताए हैं। कौन कौन सा विपाक होता है, गुरु विपाक है और एक लघु विपाक है। अगर हम इसको चेंज करें कि गुरु विपाक कौन से विपाक के अंदर आता है, मधुर के अंदर, लघु विपाक कटु के अंदर। तो ऐसे कौन से आचार्य हैं, केवल उन्होंने 2 ही विपाक बताए हैं, तो सुश्रुत जी गुरु विपाक, लघु विपाक या मधुर कटु विपाक। जबकि आत्रेय संप्रदाय ने 3 प्रकार के विपाक बताए हैं, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से वातहर द्रव्य कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, वातहर पूछा है, नहीं तो आपका अग्रे पर दिमाग चला जाए और आप क्या पढ़ लो, वात जनानाम। तो वात जनानाम क्या था, वात को बढ़ाता कौन है, जंबू। इसका सही आंसर क्या है, बला। जो बला होता है वात को हरता है। ठीक है, मुद्गेष्टि मधु वात को नहीं हरता है, इसका सही आंसर बला है। जीवक का प्रयोज्य क्या है, स्टेम है, लीफ है, राइजोम है, ट्यूबर। तो जीवक का कंद प्रयोग किया जाता है। कंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्यूबर बोलते हैं। हाँ, तो कंद का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा किसका है, बॉटनिकल नेम। तो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा क्लास में आपको याद ही कराया जाता है कि जो अर्क होता है ना, अर्क भगवान शंकर को चढ़ता है,
तो उसमें क्या होता है, एक प्रोसेस जैसा लगा रहता है ना, प्रोसेस जैसा होता है, तो प्रोसेरा उसी को बोल दिए, सदापुष्प उसी का पर्याय है। सदापुष्प किसका पर्याय है, अर्पिका पर्याय है, और ये सही आंसर आपका सदापुष्प होगा। नेक्स्ट है मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम धतूरा, अफीम, भांग, सभी। तो मॉर्फिन हम कहां से निकालते हैं, मॉर्फिन हम निकालते हैं अफीम से। ठीक है, नेक्स्ट है अमृता किसका पर्याय है, तो देखो अमृता कहीं हरित की भी दिया है, कहीं आमल की भी दिया है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे, गुरुची को। तो अमृता किसका पर्याय होता है, गुरुची का। गुरुची को और क्या बोलते हैं, छिन्न रुहा भी बोलते हैं, तो छिन्न रुहा गुरुची का ही पर्याय होता है। नेक्स्ट है भूमि आमलकी का प्रयोग, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। भूधात्री भी भूमि आमलकी को बोला जाता है, और भूमि आमलकी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, हृदरोग, जलोदर, यकृत विकारों में या वृक्क विकारों में इसका प्रयोग हम करते हैं, यकृत विकारों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रेष्ठ विषग्न, तो शीर्ष विषग्ना नाम अग्रय में आया है, चरक सूत्र स्थान के 25 चैप्टर में आया हुआ है शीर्ष विषग्ना नाम, बाकी का अति विषय 44 इसका आंसर नहीं है। निम्न में से सत्य कथन है, रिफैम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है क्या, रिफैम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को कम कर देता है क्या, रिफैम्पिसिन डेप्सोन को क्रियाहीन बना देता है, या रिफैम्पिसिन की डेप्सोन के साथ कोई क्रिया नहीं होती। इन चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है, फर्स्ट नंबर का है। तो रिफैम्पिसिन डेप्सोन के रक्तगत स्तर को बढ़ा देता है। देखो आयुर्वेदा में हमने बहुत सारी चीजें क्या पढ़ी है, सारी चीजें मॉडर्न अपार है। आप अगर सैमुलिंगम है ना, डेविडसन है, ये सबको उठा के बैठ जाओगे ना तो आयुर्वेदा ही नहीं पढ़ पाओगे। तो मॉडर्न जितना पॉसिबल है आपके पास जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं उनसे पढ़िएगा, बुक उठाकर नहीं बैठना है। मॉडर्न के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मॉडर्न के, आप उनको शॉर्टलिस्ट कीजिए, एक कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक है, उनको दिन में एक बार, फिर 8 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, ऐसे करके रिवीजन करते रहेंगे तो प्रीवियस ईयर के अगर आप याद कर लेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा एक्शन ऑफ थियोफाइलिन। थियोफाइलिन क्या होता है, बार बार पढ़ोगे तो चीजें याद हो जाती। ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकोडायलेटर थियोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेशन ऑफ सल्फर सेलेजिन, तो इसका सही आंसर क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 47 का अल्सरेटिव कोलाइटिस। योगेंद्रनाथ सेन के अनुसार गुणों की संख्या, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं, 32, 39, 40, 41। यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए था 42। थोड़ा सा याद कर ले, तो चरक जी ने गुणों की संख्या कितनी बताई है, 41। योगेंद्रनाथ सेन ने 42 बताई है। कैसे 42 होते हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा कौन सा बोला है, मन को बोला है। आत्मगुण में जो आत्मगुण होते ना, अध्यात्म गुण, ठीक है, सॉरी आत्मगुण, आत्मगुण कितने होते हैं, 6 होते हैं। इन्होंने 6 प्लस मन को भी यहाँ पर ऐड कर लिया, तो इनके जो आत्मगुण हो जाते ना योगेंद्रनाथ के, वो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। टोटल आप काउंट करोगे तो 42 होंगे। फिर आता है एक न्याय दर्शन, न्याय दर्शन ने 24 बोले हैं। याद कर लेना कि न्याय हमेशा 24 घंटे होता रहता है, न्याय 24 घंटे करते हैं लोग, तो 24 हो गया, 24। वैशेषिक दर्शन का कितना हो जाएगा, वैशेषिक दर्शन का हो जाएगा 70। ठीक है, एक विशेष एज होती है 17 के बाद, 18 के बाद विशेष एज है, ऐसे करके याद कर लेना। डेली डोज ऑफ डायजीपाम, कम से कम इसका डोज दिया जाता है डायजीपाम का, सेडेटिव होता है, तो कितना है, 5 से 10 मिलीग्राम। रिन्नाल निम्न में से किसका भेद है, तो रिन्नाल जो होता है वो किसका भेद है, 50 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, तीक्ष्ण लोह। रिन्नाल तीक्ष्ण लोह। अब ये लोह बड़ा परेशान करता है, इसीलिए हम अभी से सारे भेद याद कर लेते हैं। ठीक है, तो लोह का अभी आगे जाके आएगा,
लोह विशेष रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है मृद लोह, मृद या मृदु लोह, एक होता है तीक्ष्ण लोह, तीक्ष्ण को ही हम क्या बोलते हैं? पोगर बोलते हैं, और एक होता है कांत लोह। ठीक है। अब जो मृद लोह होता है वो टोटल कितने टाइप का होता है, मतलब कितने होते हैं? 3 होता है। जो तीक्ष्ण या पोगर लोह है वो कितना है? 6 है, और बाकी कांत लोह जो होता है 5 होता है। अब मृद के 3 कौन कौन से होते हैं? मृद के 3, सॉरी मृद नहीं है, ये मुंड है। ये क्या है? मुंड है। ठीक है। तो मुंड के ही टाइप हैं मृद, कुंड, कडार। तो मृद कुंड कडार साथ में पढ़ लेना, याद हो जाएगा। मृद कुंड कडार किसके हैं? मुंड के हैं। तीक्ष्ण का एक ट्रिक याद करेंगे हम, तो पहले लिख लीजिए क्या है? खर है, सार है, रिन्नाल है। खर, सार, रिन्नाल। अभी जो क्वेश्चन आया वो रिन्नाल आया हुआ है। फिर है तारावट, बाजिर और कालायस। तारावट, बाजिर और कालायस, नाम याद कराऊंगी, टेंशन ना लें। कांत लोह में देखते हैं 5 है भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक। भ्रामक, चुंबक, कर्षक, द्रावक, और लास्ट वन रोमकांत। ठीक है। हमने मृद कुंड कड़ार याद कर ले, ये वाला याद कर लेंगे, बाकी के बचे रहेंगे कांत लोह के हो जाएंगे। तो एक ट्रिक लिख लीजिएगा, खरे स्तर के हृदय में काला तार बजा। ट्रिक हमारी क्या है? खरे स्तर के हृदय में काला तार बजा। हरे से खर, सर से सार, हृदय से हिन्नाल, काला से कालायस, तार से तारावट, बजा से हो जाएगा बाजे। ठीक है। तो हमारा ये लौह के बारे में कंप्लीट हो गया। लौह से क्वेश्चन आएगा टाइप के बारे में, तो यहां से आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इमिप्रामिन इज यूज्ड इन आईबीएस, लेप्रोसी, अमीबिक लिवर एब्सेस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका सही आंसर क्या है? आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जिसको कुछ हद तक हम ग्रहणी से कंपेयर कर सकते हैं, पूरा नहीं, ग्रहणी आयुर्वेदा में बहुत ब्रॉड है ना। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम में इमिप्रामिन लिया जाता है। 52 टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल। इसको तो सभी जानते हैं कि पैरासिटामोल अगर ज्यादा लेंगे तो लीवर पर प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर में स्टोर होने लगता है। तो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम कौन सी है इन 4 ऑप्शन में? प्लेटलेट एग्रीगेशन, ब्लड डिस्कैरेज और हेपेटिक नेक्रोसिस, एपिस्टैक्सिस। तो इसका सही आंसर लीवर से रिलेटेड है, तो हेपेटिक नेक्रोसिस इसका सही आंसर होगा। 53 which one is a bulk formative laxative? bulk forming laxative। तो bulk forming laxative है ना, जो क्लास में आपको पढ़ाया ही जाता है, सबके अलग अलग एग्जाम्पल हमने बताए हुए हैं। तो बल्क फॉर्मिंग लग्जेटिव कौन सा होता है? इसबगोल इसका सही आंसर। संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यमाष्टम किसके लिए कहा है? सामान्य के लिए, विशेष के लिए, समवाय के लिए, कर्म के लिए। तो संयोग और विभाग में जो कारण है, संयोग में, विभाग में, तो हम किसी चीज को मिला रहे हैं, किसी चीज को अलग कर रहे हैं, तो हम ये क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। तो ये किसका हेतु है? कर्म का हेतु है। अतिविषा शिशु भैषज्य जिसको बोला जाता है, तो विषैली तो होगी नहीं ना, तो अतिविषा शिशु भैषज्या है, ये विषैली नहीं हो सकती। कौन है ये? निर्विष होगी। तो सही आंसर इसका 1 रहेगा। केसिया फिस्टूला इज द बॉटनिकल नेम ऑफ मृदंग फल, ताल फल, दीर्घ फल या महाफल। अब आपको पहले पर्याय याद होना चाहिए, है ना। तो जो केसिया फिस्टूला है किसको बोला जाता है? आरगबद को बोला जाता है। देखो फिस्टूला है, भगंदर है, उसमें विरेचन करा रहे हैं, किससे कराते हैं? आरगबद से कराते हैं ना। तो फिस्टूला में विरेचन करा रहे हैं, आरगबद से करा रहे हैं। आरगबद किसका पर्याय है? दीर्घ फल।
आपको पता है ना आरोपबंध कितना लंबा रहता है, लंबा फल रहता है ना, इसको दीर्घफल बोला है। चतुरंगुल क्या है, चतुरंगुल इसको बोलते हैं। चतुरंगुल की बात आई है तो भाई एक और लिख लो, पंचांगुल। पंचांगुल किसको बोला जाता है, एरंड ना, एरंड। पंचांगुल, चतुरंगुल क्या है, दीर्घफल। हेलोपेरिडोल इज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। डायरेक्ट ही याद कर लो, है ना, मॉडर्न के क्वेश्चन डायरेक्ट ही याद कर लेते, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो एंटीसाइकोटिक होती है। आईवी डोज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवी डोज इज कंपैरेटिवली लेस देन ओरल डोज। जो हम आईवी डोज देते हैं वो ओरल डोज की तुलना में कम होता है। क्या ये सही कथन है, बिल्कुल सही है, आईवी कम होता है ओरल की अपेक्षा। तो ये कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपटी पारद का कौन सा बंध है। तो परपटी पा से ही याद कर लीजिएगा, पोट। परपटी पोट है। बाकी ये आरोट बंध क्षेत्रीकरण के लिए आता है ना। सब्जेक्ट में डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बारे में इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। हाँ, सुतेंद्र वीर्यप्रद, सुतेंद्र वीर्यप्रद क्या होता है, तो वीर्यप्रद पारद गंधक अभ्रक या रसक। तो वीर गंधक, हाँ वीर्यप्रद क्या है, गंधक। इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता है अभ्रक, इसको नैवेद्य कहते हैं, नैवेद्य। हाँ, पारद का नैवेद्य कहते हैं। शुरुआत में जो होता है ना नैवेद्य देते हैं अपन, तो अभ्रक आ से आ रहा है तो याद कर लेना कि अभ्रक आ से शुरुआती है ना। जब हम हिंदी पढ़ते हैं ना, आ से अनार से तो पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आ से, नैवेद्य से। और प्राणो रसेंद्रस्य, प्राणो रसेंद्रस्य किसको बोलते हैं, माक्षिक को बोलते हैं। तो याद कर लेना, माँ, माँ में सभी के प्राण बसते हैं। हाँ, माँ में सभी के प्राण बसते हैं, तो प्राण और रसेंद्र से माक्षिक के लिए बोला। ठीक है, आज के लिए यहीं तक काफी है। 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अगले वीडियो में 70 क्वेश्चन और करेंगे तो हमारा बीएचयू का 2000 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पर डे अगर आप एक एक वीडियो देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन साथ साथ, आपका एक टारगेट रहेगा कि पर डे मुझे एक पेपर सॉल्व करना है। मैंने जो भी पढ़ाया आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अगर आपको सभी को बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार बता दीजिएगा, फिर मैं आगे की प्रोसेस करूंगी, नहीं तो फिर यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इसके अलावा हमारी अभी रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं पीजी आयुर्वेद योजना ऐप के थ्रू। प्ले स्टोर पर जाकर आप उसको डाउनलोड करें और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।